हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया विच वाज अडॉप्टेड इन 1991 1991। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 24 जुलाई 1991 को शुरू किया था और आज 30 साल हो गए हैं। तो पिछले 30 साल में हिंदुस्तान ने क्या पाया, क्या खोया, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण फायदे हुए, क्या नुकसान हुए और आगामी वर्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब पहलुओं पर मैं आज आपको संबोधित करूंगा। तो दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में शुरू किया था, उसके पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि हिंदुस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आने लगी थी। जो हिंदुस्तान ने बाहरी देशों से बोरोइंग लिया था, उधार लिया था, उसको भी चुकता करने की स्थिति में नहीं रह गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मात्र 15 दिन के लिए रह गया था, ताकि विदेश से आयात किए हुए माल को खरीदने की स्थिति में नहीं था, पेमेंट करने की स्थिति नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से लगातार खर्चे बढ़ते रहे और आमदनी घटता रहा, और जिसके कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता गया। एक्सपोर्ट या निर्यात ज़्यादा नहीं हो पाता था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पाया, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय में उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अख्तियार किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब दोस्तों क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन पब्लिक सेक्टर में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री होता गया, और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को बजट से, जो जनता के टैक्स से, फिर पब्लिक सेक्टर को उबारने का काम करना पड़ता था। तो इस तरह से इस स्थिति में भारत सरकार के पास में और कोई रास्ता नहीं था और उसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अख्तियार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसने वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाजा खटखटाया और वहाँ से 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर रुपया लोन के रूप में प्राप्त किया, तो भारत सरकार को 20 टन सोना यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक और IMF ने यह भी शर्त जोड़ दी कि आप अपने इकोनॉमी को खोलें, विश्व मार्केट के लिए खोलें, वर्ल्ड मार्केट के लिए खोलें। और इसके परिणाम स्वरूप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, देश जब आज़ाद हुआ तो आप देखेंगे कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो क्यों? कि आज़ादी तो मिल गया, राजनीतिक आज़ादी मिल गया, हमें कोलोनियलिज्म मतलब औपनिवेशवाद से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं नव उपनिवेशवाद के रूप में हमारे देश के आर्थिक जो उसका जो ढांचा है उसको अपने नियंत्रण में न ले। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे MNCs जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अमेरिका के, ब्रिटेन के और पश्चिमी देशों के, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के आर्थिक गतिविधियों को आज भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के
जो योजनाकार थे उनके पास में कोई चारा नहीं था। हालांकि इसका नुकसान ये हुआ कि आज़ादी के बाद से लेकर के 1991 तक अगर समग्र रूप से देखेंगे तो आर्थिक विकास वृद्धि माने ग्रोथ रेट 3.5% से ज़्यादा नहीं हुआ। लाइसेंस कोटा राज की स्थिति निर्मित हो गई और अगर किसी को कोई फैक्ट्री खोलना होता था तो उसे अनेक प्रकार की एजेंसियों से क्लियरेंस मांगना पड़ता था। कभी कभी तो 80 एजेंसी से क्लियरेंस मांगना होता था। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति था। लोग एक टेलीफोन लाइन लेने में या एक घड़ी खरीदने में या टेलीफोन लाइन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और सरकार का उस समय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान था कि अधिक से अधिक हम अपने देश में ही सामान का उत्पादन करें और विदेशों से कम सामान आयात करें ताकि हम सेल्फ रिलायंट या स्वावलंबी बन सकें। लेकिन दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो स्वदेशी जो इंडस्ट्री था, उद्योग, वो बिना किसी प्रकार के प्रतियोगिता के रह गया और जिसके कारण से उनने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया और इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कौन किया? कंज्यूमर, क्योंकि उन्हें महंगे दाम पर सामान मिलने लगा। तो महंगाई बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी 1991 से पहले। तो दोस्तों इस बैकड्रॉप में, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट थे वो क्या थे? इसके दो प्रकार के कंपोनेंट थे। एक स्ट्रक्चरल, जो आधारभूत संरचना में सुधार करना, दूसरा स्टेबलाइजिंग मेजर्स, माने भारत के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। और इसके क्या क्या कंपोनेंट थे? नंबर 1 करेक्टिंग बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करना, नंबर 1। दूसरा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही थी उसको नियंत्रित करना, रुपये का अवमूल्यन करना। और आप देखेंगे कि 18 से 19% विभिन्न हमारे करेंसी को, रूपी को विभिन्न देशों के करेंसी से उसे डिवैल्यू किया गया ताकि हमारे देश के सामान का निर्यात अधिक से अधिक हो सके। और प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। और मार्केट को यह अधिकार दे दिया गया कि वो फॉरेन एक्सचेंज को खुद रेगुलेट करने का काम करे। फॉरेन एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने का काम मार्केट फोर्स के द्वारा किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट की कोई भी भागीदारी नहीं होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या थे? स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ताकि भारत के अर्थव्यवस्था को नियंत्रित माने अस्थायित्व प्रदान किया जा सके। दोस्तों दूसरा जो इसका जो कंपोनेंट था वो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और इसके क्या क्या पार्ट्स थे? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको एलपीजी मॉडल कहते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन में आप जानते होंगे, जैसे कि इसका जो मेन जो कंपोनेंट था प्राइवेटाइजेशन में, कि पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्ट करके, विनिवेश करके प्राइवेट सेक्टर में एसेट देना, पहला। दूसरा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो ऑफ एफडीआई, और तीसरा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। दूसरा लिबरलाइजेशन का जो उदारीकरण है उसका क्या क्या कंपोनेंट था? डीरेगुलेशन, माने जो अभी तक भारत की इकोनॉमी रेगुलेट होती थी, नियंत्रित रहती थी, उसको डीरेगुलेशन करने का काम किया गया। दूसरा फिनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म, तीसरा टैक्स रिफॉर्म में, और चौथा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, और पांचवा ट्रेड पॉलिसी। ये इसके 6 कंपोनेंट थे, 5 इंपॉर्टेंट अवयव थे। और इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है?
टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। दोस्तों, ये तो हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का महत्वपूर्ण अवयव। अब हम देखते हैं कि इसके पिछले 30 साल में क्या क्या फायदे हुए। तो जैसा कि आप देखेंगे कि पिछले 2 दशक में हिंदुस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 7% के लगभग रहा, जो कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है, बहुत अच्छी दर है कि ये चाइना से कम है। चाइना में पिछले 30 साल में 2010 तक, 1980 से लेकर के 2010 तक 10% ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से 2 दशक में, माने 2016 तक, 17 तक हम क्या पाते हैं, 7% ग्रोथ रेट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रेट है। दूसरा, हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ोतरी हुआ। जब 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू किया गया था, तब हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज मुश्किल से 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर था और हम 15 दिन के आयात को भी पैसा देने की स्थिति में नहीं थे। अब आज की तारीख की में 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमारे पास में, हिंदुस्तान के पास में फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अगर आप चाइना से कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि चाइना में आज की तारीख में करीब 2800 बिलियन अमेरिकन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज के रूप में रिजर्व में है। तीसरा, हमारा देश 10वां इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, औद्योगिक देश बन गया है। पहले हम G77 कंट्री के लीडर हुआ करते थे। मतलब G77 कंट्री क्या होता था, गरीब देशों का एक समूह था। और आज की तारीख में हम महत्वपूर्ण जो 20 जो महत्वपूर्ण देश है उसमें हमारा स्थान है। पहले हम लोगों से एड लेते रहते थे, बहुत सारे देशों के पास में एड मांगते थे, सहायता मांगते थे। आज की स्थिति क्या है, आज हम बहुत सारे देशों को, अपने पड़ोसियों को एड दे रहे हैं और करीब 30.6 बिलियन डॉलर एड हमने अपने पड़ोसियों को एड के रूप में दिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि फूड के मामले में, जो अनाज के मामले में हम अब आत्मनिर्भर हो गए। हालांकि हम आत्मनिर्भर 1966-67 में हरित क्रांति के बाद ही होने लगे थे, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद में स्थिति ये बन गई कि इवन ड्राउट स्थिति में, जब अकाल देश में पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम स्वावलंबी हैं फूड के मामले में। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, राइस एक्सपोर्टर, चावल का निर्यातक देश कौन है, हमारा देश। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा देश पीपीपी के मॉडल में, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में अब तीसरा स्थान प्राप्त कर गया है, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमारे देश का इकोनॉमी का स्थान 5वां है विश्व में। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां हिंदुस्तान। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पर कैपिटा इनकम भी हमारा बहुत बड़ा है। अगर 1991 में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी, मात्र $360 प्रति व्यक्ति आय। आज की तारीख में यह बढ़ करके 2100 अमेरिकन डॉलर हो गया है। ये सारे महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट है वो कम नहीं है। साथ साथ हमने इस पीरियड में 2005 से लेकर 2015 के बीच में लगभग 271 मिलियन, मतलब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। और बहुत सारे एजेंसी का तो ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में अब मात्र 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।
हालांकि इस पर बहुत सारे विवाद हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई उपलब्धियां। अब इसके माइनस पॉइंट क्या क्या हैं? इसके माइनस पॉइंट ये है कि जब से ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी शुरू किया गया है तो लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अभी आप देखेंगे कि हालांकि भारत की सरकार तत्पर है और किसानों की आमदनी को दुगुना करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारा टारगेट एग्रीकल्चर में 4% एनुअल ग्रोथ का था, वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सके। आज की स्थिति में मात्र 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ हो पाया। तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 47% लोग हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। हमारा हिंदुस्तान की आधी आबादी कृषि पर आधारित है। दूसरा जो इसका जो माइनस पॉइंट हुआ है वो क्या है कि रूरल अर्बन डिवाइड, जिस रफ्तार से हमारे शहर का विकास हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है और लोगों में समृद्धि आई है, उस रफ्तार से गांव में इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका रिजल्ट क्या है कि बहुत सारे लोग शहर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, और इसका परिणाम क्या हुआ कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। एक और इसका नैप का माइनस पॉइंट है कि रिच और पुअर, माने धनी और गरीब लोगों के बीच में जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने से एक और इसका इम्पैक्ट यह है कि जो स्टेट का जो ताकत है वो कमजोर पड़ गया है और कॉरपोरेट वर्ल्ड का ताकत बढ़ने लगा है। एमएनसी का ताकत बढ़ गया है, मल्टीनेशनल कंपनी का। क्यों कि अगर आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल 500 जो मल्टीनेशनल कंपनी है पूरे विश्व का, वो 80% व्यापार को नियंत्रित करते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ है, हिंदुस्तान समेत अन्य देशों में भी यह प्रभाव पड़ा है कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनका शिकंजा धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है। जैसे कि बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस मीडिया को भी कंट्रोल करने लगे हैं, उसमें हिस्सेदारी है उनकी, और बहुत सारे देशों के शासन सूत्र है उसको वो पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। एक और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि जो लेबर, जो मजदूरों की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो कमजोर पड़ गई है। उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ नेप में दोस्तों क्या हुआ है कि अब जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आउटसोर्सिंग करती हैं। अब हिंदुस्तान में जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री जो है उसके जो मजदूर हैं या उसके जो प्रबंधक है वो हिंदुस्तान में ही हो, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकते हैं। तो जो इसको आउटसोर्सिंग करते हैं, हालांकि हिंदुस्तानियों को आउटसोर्सिंग से सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है, लेकिन ये वास्तविकता ये भी है कि इससे ज़्यादा जो लेबर की जो शक्तियां थी, जो किसानों की जो ताकत थी, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, वो कमजोर पड़ती जा रही है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है वो था इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर। चूंकि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने के बाद में हमारे देश में द्रुत गति से अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसके कारण से पर्यावरण के संतुलन पर भी आघात पहुंचा और प्रदूषण में वृद्धि हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट जो माइनस पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आजकल जो काम हो रहे हैं ऑटोमेशन के माध्यम से हो रहे हैं, मशीन काम कर रही है, तो उसके कारण से और ठेकेदारी सिस्टम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया है, तो उसके कारण से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो माइनस पॉइंट है वो है कि नेप से जो हमारा देश जो है अब पूरे विश्व से जुड़ गया है और पूरा विश्व जो है एक विलेज में तब्दील हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे कल्चर भी अब प्रभावित होने लगे हैं। अनेक देश के जो विश्व के जो कल्चर हैं, जो संस्कृति है, उसका प्रभाव हमारे देश पर डायरेक्ट पड़ने लगा है।
तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसके निगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप AJIS एकेडमी AJIS एकेडमी को टाइप करें यूट्यूब पर और फिर प्लेलिस्ट खोलें इंडियन इकोनॉमी बाय अखिलेश झा, और उस पर आप देखें मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड अपलोड किया हुआ है, और उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अब ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि जिस रफ्तार से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, अब 2017 के बाद से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। 4%, 2%, और कोरोना के कारण तो निगेटिव ग्रोथ रेट में चला गया है हमारे देश की इकोनॉमी। तो इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि हम अपने जो संसाधन हैं उसका ठीक ढंग से उपयोग करें, और जो हमारा जो इंडिजिनस जो घरेलू तकनीक है उसको विकास करने का प्रयास करें। हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने का प्रयास करें। हमारी जो सामानों के उत्पादित सामानों की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में compete कर सके, और अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा या इंसेंटिव देने का प्रयास करें। इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर, जो इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। NRI को प्रोत्साहित करना होगा ताकि वो अधिक से अधिक रुपए हमारे देश में इन्वेस्ट करें। तो ये अगर ये सब प्रयास किए जाएंगे तो पुनः हमारे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और ग्रोथ रेट पुनः 7 से 8% होने लगेगा, और इस तरह से हमारे देश की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होगी। थैंक यू वेरी मच।